सारे आपके डाउट मैं ले लूंगा लेकिन लास्ट में लूंगा, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट अब। नहीं नहीं मत लिखो मत लिखो, अभी मत लिखो, मैं बता दूंगा आपको। लिखने के लिए जो मेंस वाले बैच के पार्ट हैं उनके लिए तो ऑलरेडी आपकी क्लास में एक अलग तरीके से भी होगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना वो टॉपिक के साथ ही हो जाएंगे। दूसरी बात, ये वाले में पूरा मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट कवर करना है, लगभग 750 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो उसको कवर करने में थोड़ा स्पीड अप से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आज आपको कुछ लिखना नहीं है, बस फोकस के साथ देखना जरूर, है ना। उससे आपका एक फायदा हो जाएगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा इकोनॉमी है वो रिवाइज हो जाएगा। जो भी डाउट होंगे वो मैं बाद में एड्रेस कर दूंगा, ठीक। कुछ लिखना नहीं है आपको, ये पीडीएफ मिल जाएगा एज इट इज, हाईलाइटेड पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने उसमें बहुत सारा और भी चीजें ऐड किया है, आप बस इसको देख लेना, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो सो आज हम कवर करने वाले इकोनॉमिक सर्वे। दो इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमिक सर्वे कब का, 2025 26। हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रीवियस ईयर की बात करता है, बजट है वो अपकमिंग ईयर की बात करता है। किसने प्रिपेयर किया है, डीईए। डीईए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है यूजुअली दैट इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हु इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जस्ट सेकेंड, हाँ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। अब इसमें चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो शुरुआत है, फर्स्ट चैप्टर है रिलेटेड टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। सेकंड चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू फिस्कल डेवलपमेंट। थर्ड चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी मैनेजमेंट। फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर, इन्फ्लेशन है फिफ्थ चैप्टर। सिक्स्थ है एग्रीकल्चर, सेवंथ है सर्विसेज, एट्थ है इंडस्ट्री, नाइन्थ है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है एनवायरमेंट, 11th है एजुकेशन, 12th है एम्प्लॉयमेंट, 13th है रूरल डेवलपमेंट, 14th है एआई और 15th है अर्बनाइजेशन। सारे के सारे चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं। देखो पूरी दुनिया में पहले वाली ही सिचुएशन है, एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, क्यों है, बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ टैरिफ, है ना, जो ट्रेड वॉर चल रहा है। तो पहला जो हेडिंग है वो देखेंगे, स्टेट ऑफ इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। अब क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले देखेंगे एक तो जियोपॉलिटिकल कंफ्लिक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट है, फिर उसके बाद में ईरान इजराइल कंफ्लिक्ट है, उसके बाद में वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फाइनेंस। अब वेपनाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है कि एनर्जी और फाइनेंस है, दे आर बीइंग यूज्ड एज ए वेपन रादर देन ट्रेड। तो एक सिंपल सेंस में अगर मैं बात करूं तो एनर्जी है, फाइनेंस है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, they are used as a tool to force other country to follow your terms and conditions। simple sense में आप दूसरी countries को pressure कर रहे हो using these method to accept terms and conditions, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट पे लिमिटेशंस लगाई हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पे लिमिटेशंस हैं, फ्री ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे टैरिफ वाली बात है, और क्रिटिकल मिनरल में कंपटीशन है। इसी को नाम दिया गया है वेपनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल और वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, जैसे चाइना ने लिमिटेशन लगाई थी, ठीक है। ये एक सिचुएशन है, करंटली दुनिया ये फेस कर रही है। इसी के चलते अब हो क्या रहा है, दो मेजर चीजें हैं। एक तो इंडिया का ग्रोथ है, दैट इज क्वाइट गुड, मैं एक बार दिखा देता हूं। हाँ, इंडिया का ग्रोथ, इसमें से कुछ डेटा याद नहीं रखना है, सिर्फ अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू कि दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, दुनिया में वेपनाइजेशन हो रहा है ट्रेड का, दुनिया में जो सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन है। हम अच्छी खासी ग्रोथ है वो नोटिस कर रहे हैं, हमारी कंट्री में अच्छी खासी ग्रोथ है, क्यों है उसकी भी बात करेंगे। तो इंडिया रिटेन्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बस इतना समझ लेना, डेटा मत याद रखना अभी, पहले पैटर्न समझो क्या है। अब यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट ग्राफ दिए हुए हैं, एक एक लाइन में समझा देता हूँ, रटना मत कुछ भी। राइजिंग सोवरन यील्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, राइजिंग का मतलब है इंक्रीज हो रहा है, सोवरन यील्ड का मतलब क्या है, सोवरन बॉन्ड पे जो यील्ड है, यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को 100 रुपए लोन पे दिए हैं, तो उससे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, उसको हम बोलते हैं यील्ड, सिंप्लीफाइड सेंस में। अगर बॉन्ड सरकार इश्यू करती है तो उसको हम बोलते हैं सोवरेन बॉन्ड, ठीक है। तो ये राइज हो रहा है, अभी के लिए सिर्फ आपको इतना पैटर्न समझना है। इधर वाले में क्या है, डेटीरियोरेटिंग, डेटीरियोरेटिंग का मतलब क्या है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइमरी बैलेंस,
प्राइमरी बैलेंस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये प्राइमरी बैलेंस क्या चीज है? देखो एक सिंपल सेंस में बताऊं तो सरकार कमाई कितनी कर रही है और सरकार खर्चा कितना कर रही है। इस खर्चे में हम एक चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, यहां से एक स्टेटमेंट या एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? हम डेट पेमेंट है यानी कि जो उधारी लिया है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस खर्चे में। सिर्फ नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो शामिल होगा। नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? पेंशन है, सैलरी है ना, ये सब चीजों पे हम अपना एक्सपेंडिचर कितना करते हैं। इन ए वेरी सिंपल सेंस, सरकार कमाई कितना कर रही है, खर्चा कितना कर रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है। ये जो नंबर है ये नीचे जा रहा है, इसके बीच का जो गैप है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज का खर्चा है वो इंक्रीज हो रहा है और कमाई है वो रिलेटिवली उतना इंक्रीज नहीं हो रही। चार पैटर्न की बात की है फर्स्ट चैप्टर में, जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूं। चार पैटर्न है। एक तो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है। इंडिया का क्या सिचुएशन है? इंडिया का ग्रोथ है दैट इज क्वाइट गुड, रफली 7%। नंबर मत याद रखो, अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्राइमरी बैलेंस की, प्राइमरी बैलेंस का मतलब क्या है? कितनी कमाई है और कितना नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, ये नीचे आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल जो सोवरन यील्ड है, सोवरन यील्ड का मतलब सरकारी बॉन्ड है या सरकार जो बॉन्ड इश्यू करती है उस पर कमाई का ट्रेंड क्या है? तो उसका ट्रेंड है अपवर्ड। ये चार ट्रेंड है। अब इंडिया में ग्रोथ तो हो रहा है बट ग्रोथ किस फैक्टर की वजह से हो रहा है उसकी बात करते हैं। देखो एक सिंपल सेंस में अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ का एक एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला है, यानी कि अगर हम डिमांड ड्रिवन ग्रोथ की अगर हम बात करें, जीडीपी कैलकुलेशन के तीन मेजर मेथड है। इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है यानी कि कंजम्पशन मेथड है, और वैल्यू एडिशन जीवीए मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से या फिर कंजम्पशन मेथड से देखें तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। एक्स माइनस एम का मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो इस वाले में तो इंस्टेबिलिटी साफ साफ दिख रही है, एक्सपोर्ट वाले में तो बिकॉज ऑफ ट्रेड इश्यूज। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में हमारा ग्रोथ अच्छा क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा कंजम्पशन अच्छा खासा है। अब देखो अगर मैं बात करूं हमारे कंजम्पशन की तो प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर द ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ, यानी कि ये दो कंपोनेंट है, ये हमारी ग्रोथ को मैनेज कर रहे हैं। अभी इनकी वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन। अगर 100 रुपए का जीडीपी है तो उसमें से रफली 61 है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन। और जो इन्वेस्टमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन रफली 30% है, यानी कि दीज टू आर कंट्रीब्यूटिंग रफली 90%। ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारी जीडीपी में वो कौन से हैं। तो सबसे बड़ा क्या है? कंजम्पशन है। कंजम्पशन क्यों है उसके पीछे का लॉजिक भी है। इतना बड़ा कंट्री है तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिमांड अच्छा खासा होगा तो उससे कंजम्पशन होगा, उस कंजम्पशन के चलते हमारा जीडीपी ग्रोथ है दैट इज क्वाइट गुड। ठीक है, इसमें और कुछ आपको ट्रेंड अभी नहीं ध्यान में रखना है। 60 और 30 मतलब इसको ऐसे रख लेंगे 60 और 30, एग्जैक्ट नहीं भी याद रहे, बस अंडरस्टैंड द ब्रॉडर ट्रेंड है। अब उसके बाद अगर सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें, अगेन नंबर मत याद रखना, सिर्फ दो चीजें समझना। एक तो हमारा टोटल ग्रोथ है दैट इज जीवीए की, अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं तो दैट इज रफली 7%। सबसे कम किस में है? एग्रीकल्चर में ग्रोथ है। फिर उसके बाद किस में है? इंडस्ट्री में। और सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में है? सर्विस सेक्टर में। दो चीजों में ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर है दैट इज द की ड्राइवर ऑफ आवर इकोनॉमी। क्यों है? क्योंकि मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आ रहा है। तो डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट दोनों में सर्विस सेक्टर का रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। एक्सपोर्ट में क्यों है? क्योंकि सर्विस के एक्सपोर्ट में इंडिया एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है? हम सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ये हम एक्सटर्नल सेक्टर वाले में फिर वापस आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये ध्यान में रखना है 7% का हमारा एवरेज जीवीए रेट है। जीवीए का मतलब क्या है? ग्रोस वैल्यू एडेड। ये बेसिक वाले तीन चीजें आप ध्यान में रखना, जीवीए, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे बेसिक वाले कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब सरकार का कहना है कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उस ग्रोथ के पीछे का कारण क्या है? ऑलरेडी हमने बात कर ली कि प्राइवेट कंजम्पशन है उसका एक लीडिंग फैक्टर है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है वो एक लीडिंग फैक्टर है। बट इन्वेस्टमेंट और जो कंजम्पशन है उसके पीछे की वजह क्या है? एक्चुअल वजह है सरकार बोल रही है कि रिफॉर्म हमने किए हैं उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंप्रूव हुआ है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो रिफॉर्म कौन कौन सी रिफॉर्म की हमने बात की है? कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने इंक्रीज किया है, कैपेक्स जो हम आगे भी देखेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उसकी वजह से भी कैपिटल एसेट क्रिएशन हुआ है। और लॉजिस्टिक सेक्टर में भी रिफॉर्म की है। लॉजिस्टिक मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, उसमें भी सरकार ने रिफॉर्म्स की हैं। उसी की वजह से क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा
और उसी इन्वेस्टमेंट के चलते ग्रोथ ज्यादा हुआ है। दूसरा, लेबर सेक्टर में भी सरकार ने रिफॉर्म्स की हैं। 4 लेबर कोड वाला जो पूरा पार्ट है वो ऑलरेडी मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज वॉच दैट। यहाँ पे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव हुई है। एक सिंपल सेंस में बताता हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। ये चारों का अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है, यानी कि उसका यूटिलाइजेशन कैपेसिटी अगर इंप्रूव होता है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इन ए वेरी सिंपल सेंस, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीपीआई। डीपीआई क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन ए वेरी सिंपल सेंस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है लोगों की सर्विसेज के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रोड बनाया है, दैट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी तरीके से अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको हम बोलते हैं डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यूपीआई है। यूपीआई एक गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट है, यूपीआई है, डिजिटल पेमेंट के लिए है, ये एक डीपीआई का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आधार कार्ड है ना। ये सारे क्या है? सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब ये डिजिटल फॉर्मेट में है तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई है बस। ओके, सो अगर मैं एक लाइन में अगर पूरे फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा बेस सेटअप करेगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इंडिया का ग्रोथ अच्छा है। क्यों है अच्छा? बिकॉज ऑफ रिफॉर्म। हमारा ग्रोथ हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द प्राइवेट कंजम्पशन। रफली कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? रफली 60% है। उसके बाद सेकंड लीडिंग कंट्रीब्यूशन किसका है? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सरकार ने रिफॉर्म्स की है, लेबर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव हुआ है। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओवरऑल अगर मैं सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करूं तो जीवीए में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन ग्रोथ रेट के कंटेक्स्ट में है, दैट इज बाय सर्विस सेक्टर। फिर उसके बाद में इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर है। ओवरऑल अगर हमारा ग्रोथ रेट देखें तो लगभग 7% है अभी के लिए। ठीक है, सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का बेसिकली मतलब है कि जो फिस्कल पॉलिसी है सरकार की, कि सरकार करना क्या चाह रही है। देखो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने एक चीज रियलाइज की है, अगर हम बहुत ज्यादा बोरो करेंगे तो हमें उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और अगर हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे तो उससे एसेट क्रिएशन नहीं होगा, वो भी अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो धीरे धीरे सरकार है वो फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन करने का मतलब क्या है? कम बोरो करो, अच्छी क्वालिटी का एक्सपेंडिचर करो। अच्छी क्वालिटी का एक्सपेंडिचर करने का मतलब क्या है? कैपेक्स पे ध्यान दो। कैपेक्स मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जिससे एसेट क्रिएशन होता हो। ओके, अब चैप्टर का जो टाइटल है वो समझ लो, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिस्कल डेवलपमेंट्स एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। एक लाइन में अगर बताऊं तो सरकार बोलना चाह रही है कि हम अननेसेसरी बोरो करके अपना जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट है उसको खराब नहीं करेंगे। हम बड़ा केयरफुली पैसा खर्च करेंगे, बड़ा केयरफुली ही बोरो करेंगे। तो अगर इसका मैं लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखूं तो क्या होगा? हमारे जितने भी डेफिसिट हैं, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, वो सारे डेफिसिट है वो कंट्रोल में लाने के लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो, जैसे अभी हमने बात की कि स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये ग्रीन वाला है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट देखो कोविड के टाइम पे 9% के रेंज में था, 9.2%। अब हम उसको क्या करके लेके आ रहे हैं? हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं, जैसे 4.4 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट है वो भी हम नीचे कंट्रोल में लेके आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी 0.8%। 0.8% है वो प्राइमरी डेफिसिट है, 4.4% है वो फिस्कल डेफिसिट है। सिंपल सेंस में बताऊं तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? बोरोइंग, सरकार ने कितना बोरो किया है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एक और डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? रिकरिंग एक्सपेंडिचर। रिकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जो रेगुलर बेसिस पे खर्च हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है आईपीएस। आईपीएस क्या है? इंटरेस्ट है, पेंशन है, सैलरीज है। ठीक है, ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्योंकि हम धीरे धीरे अपना जो डेफिसिट है उसको कम कर रहे हैं, हम अपना बैलेंस शीट है उसको सुधार रहे हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इन्वेस्टर्स उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप कम बोरो करोगे तो आपका लाइबिलिटी कम है, इसका मतलब है आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चला सकते हो। इट्स जस्ट लाइक एक आदमी है, एक घर चला रहा है और उसने बहुत ज्यादा पैसा बोरो किया हुआ है, तो सबको लगेगा कि ये वापस कैसे करेगा।
उसी तरीके से अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा बोरो करेगी, सो दैट्स नॉट ए गुड थिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे जैसे आप बोरोइंग कम करोगे, वैसे वैसे आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंप्रूव होने का स्कोप रहेगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो इंडिया की बेहतर हुई हैं। जैसे क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट है ना, सिबिल स्कोर, CIBIL सिविल स्कोर है इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में, उसी तरीके से कंट्रीज के कंटेक्स्ट में हम टर्म यूज करते हैं क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है आपको, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो हमारा क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपना फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, अब ये कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, उसमें दो चीजें समझो। एक तो सरकार है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश कर रही है, दूसरा सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है, तीसरा सरकार का जो रेवेन्यू इनकमिंग है यानी कि कमाई है वो भी इंप्रूव हुई है। कमाई कैसे इंप्रूव हुई है? इस चीज को बोलते हैं टैक्स बोयेंसी। बोयेंसी का बेसिक मतलब समझो, अगर जीडीपी मान लेते हैं 7% से ग्रो हुआ है, तो आपका ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है वो 7 से अगर ज्यादा हुआ तो इसको हम बोल देते हैं आपका टैक्सेशन सिस्टम है वो बोएंट है। बोएंट का मतलब क्या होता है? तैरना। तो अगर एक बकेट है उसमें एक आप प्लास्टिक का बोल है वो डाल दोगे तो वो बकेट के ऊपर फ्लो करेगा, जैसे जैसे बकेट का पानी इंक्रीज होगा वो भी फ्लो करता ही जाएगा। तो अगर आपका टैक्सेशन सिस्टम बोएंट हुआ तो वो और ज्यादा जीडीपी से ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगा, अगर बोएंट नहीं हुआ तो वो जीडीपी की स्पीड से कम स्पीड से ग्रो करेगा। इंडिया के केस में अब धीरे धीरे हम नोटिस कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हुआ है। यहां पर भी छोटा सा चीज ध्यान में रखेंगे, कुछ ज्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे। प्री कोविड की अगर मैं बात करूं, कोविड से पहले हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ग्रीन वाला है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है और जो येलो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारा डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन 52% था और इनडायरेक्ट का रिमेनिंग 48% हो गया। अभी हमारा डायरेक्ट टैक्स है दैट इज अप्रोचिंग 59% है टू बी स्पेसिफिक। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आफ्टर कोविड हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इंप्रूव हुआ है, उसका ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में जो वेटेज है वो इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है ये भी रटना नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक समझो। टैक्स पेयर्स बढ़े हैं, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैज इंक्रीज, तो बाय डिफॉल्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा, तो उसी की वजह से क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज है जो कलेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स कम हुआ है, बट कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। अगर 100 रुपए हैं तो अब 100 से 1000 कलेक्शन हो गया है मान लेते हैं, तो पहले 100 रुपए में से सिर्फ 52 रुपी है वो डायरेक्ट था, बाकी का इनडायरेक्ट था। अब उसमें से 1000 में से हमारा 590 है वो डायरेक्ट है। सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन है दैट हैज ग्रोन एट ए फास्टर रेट। ठीक, अब उसमें भी एक और चीज है, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी। ग्रोस का मतलब क्या होता है? टोटल है टैक्स रेवेन्यू, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास जीडीपी के कंपैरिजन में कितनी कमाई हो रही है। अगर मेरा जीडीपी 100 रुपए है तो मेरे पास दोनों टैक्सेस हैं वो कितना आ रहा है? 11.5%। अब देखो ये इंडिया में एक मेजर इश्यू है कि हमारे यहाँ पे टैक्स बेस नैरो है। टैक्स बेस का मतलब क्या है कि कितने लोग टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का जो टैक्स बेस है वो नैरो है, इसीलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा टैक्स कलेक्शन नहीं होता है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अगर मैं बात करूं तो दिस इज ऑलमोस्ट स्टेगनेंट सिंस ईयर्स, वो लगभग 10 से 11% पे ही है। अगर मैं ओईसीडी कंट्रीज की बात करूं, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पे दिस रेशियो इज अराउंड 30%। तो ये दो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे। अब हमारा डायरेक्ट वाला क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न है वो इंक्रीज हुआ। नंबर मत याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल 2021-22 में लगभग 7 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था, 2024-25 में ये लगभग 9 करोड़ हो गया। नंबर नहीं याद रखना है, सिर्फ समझो हो क्या रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना। इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो जीएसटी रिफॉर्म्स है वो अनाउंस कर चुके हैं, हम ऑलरेडी उस पर पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार वो देखेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा? मतलब जीएसटी रिफॉर्म से एक तो बिजनेस आसान हो जाएगा क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब्स हैं वो कम कर दी हैं, बिजनेस को भी बेनिफिट मिलेगा, लोगों के पास पैसे बचेंगे क्योंकि कम टैक्स पे करना है, तो पैसे बचेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक और टर्म है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम समझो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इस शर्ट के लिए क्लोथ लेना है, आपको क्लोथ कपड़ा लेना है और उस कपड़े को आप सिलाई करके शर्ट बनाओगे। अगर क्लोथ पे मान लेते हैं 18% जीएसटी है और शर्ट पे 5% है, यानी इनपुट पे रॉ मटेरियल पे 18% है और आउटपुट पे 5% है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखो आइडियली होना क्या चाहिए, क्योंकि आपका, हाँ,
क्योंकि आपका रॉ मटेरियल है वो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है और फाइनल प्रोडक्ट पे वैल्यू एडिशन है, तो फाइनल प्रोडक्ट पे आइडियली टैक्स ज्यादा लगना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल पे तो लग रहा है 5%। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, टेक्निकली सही नहीं है। यहाँ पे रॉ मटेरियल पे 18% ले रहे हैं और यहाँ पे 5% ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा है, नॉर्मल प्रोसेस है उससे उल्टा है। तो सरकार बोल रही है जहां जहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का इश्यू था हम उसको रिजोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके उसके बाद एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार है स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करती है। तीन चीजें मैंने बोली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यानी एसेट क्रिएशन के लिए लोन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको, स्टेट्स को, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपेक्स। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है, मान लेते हैं एक सिंप्लीफाइड सेंस में बताता हूं, मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किए 100 रुपए और 50 रुपए बाकी सब स्टेट्स को दे दिए हैं कि ये आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करो। तो इफेक्टिवली कितने रुपए का कैपेक्स पे हमने खर्चा किया है, 100 रुपए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किए, 50 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए ग्रांट दिए हैं किसको, स्टेट्स को, या फिर एज ए लोन दिए हैं स्टेट्स को और उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इस केस में टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कितना हो गया, 100 तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, 50 है वो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, 150 हो गया। यही बात इस पर्टिकुलर चार्ट में बताई गई है। देखो ग्रीन वाला है वो स्टेट्स ने पैसा खर्च किया है और रेड वाला है स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग ये जो स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिला है उसको एक्सक्लूड करें। इन ए वेरी सिंपल सेंस अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो अगर स्टेट का जीडीपी 100 रुपए है तो अपनी जेब से वो 1.9% खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसे मिल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो ओवरऑल उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2.4% हो गया है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सिंप्लीफाइड सेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अपनी जेब से कितना खर्च कर रहे हैं, 1.9%। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी मिला लूं तब टोटल कितना हो जाएगा, 2.4%। इस चीज को क्या नाम दिया गया है, इसी चीज को नाम दिया गया है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इफेक्टिव कैपेक्स। ये चीज ध्यान में रखेंगे, इफेक्टिव कैपेक्स। ठीक, इसमें और आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना है। एंड विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर। देखो सेकंड चैप्टर का एक लाइन में अगर एक्सप्लेनेशन दूं तो गवर्नमेंट है वो फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान दे रही है, लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन के साथ साथ सरकार ने रिफॉर्म्स भी की हैं और उसी रिफॉर्म्स की वजह से सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है और इसीलिए सरकार अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको सही तरीके से मैनेज कर पा रही है। अब गोल है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको हम कम करेंगे, जो हम बजट वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इन ए वेरी सिंपल सेंस सरकार का एक, अगर सिर्फ एक कीवर्ड मैं पूरे चैप्टर का बताऊं, कंसोलिडेशन। ठीक, थर्ड पे आते हैं। थर्ड चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी सिचुएशन, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, रिफाइनिंग द रेगुलेटरी टच। जब बात मॉनेटरी पॉलिसी की है तो नाम आएगा आरबीआई का, इन ए वेरी सिंपल सेंस कि हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो क्या चल रही है, इन्फ्लेशन क्या चल रही है, वो सारी चीजें। ठीक है, अब एक पहला तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई ने रेट कट अनाउंस किया है। अगर मान लेते हैं आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया और बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, तो इन ए वेरी सिंपल सेंस आरबीआई ने जो भी किया उसका असर कॉमन मैन तक तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आरबीआई कॉमन मैन को डायरेक्टली लोन नहीं दे रही है। कॉमन मैन को लोन कौन दे रहा है, बैंक्स दे रहे हैं। अगर आरबीआई ने रेट कट अनाउंस किया और बैंक्स ने भी रेट कट अनाउंस किया, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। इफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने जो डिसीजन लिया उसका असर कॉमन मैन की जेब पे भी होगा, एक पॉजिटिव असर है वो कॉमन मैन की जेब पे भी होगा। इस चीज को हम बोल रहे हैं इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बाकी सब चीजें ऑलरेडी हम स्टैटिक वाले में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो सारे डायमेंशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको ग्राफ वगैरह में कुछ अगर नहीं भी आता होगा तो भी दिक्कत नहीं। दूसरी बात है कि जो एमएससी सेक्टर है, एमएससी क्या है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उसके लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो इंप्रूव हुआ है। उसके पीछे कारण क्या है कि सरकार ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशन सेटअप की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब मैं बात करूं तो मुद्रा योजना है ना, तो वहां पे शिशु किशोर और तरुण की बात है, स्वनिधि स्कीम है उसके लिए बात है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो एक तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, दूसरा जो एनपीए है बैंक्स का वो अब रिकॉर्ड लो पे है।
एनपीए का कॉन्सेप्ट क्या है? बैंक ने लोन दिया, अब वो पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए है एक सिंपल सेंस में, ये लगभग 15 साल के रिकॉर्ड लो पे है। इज इट ए गुड थिंग? हाँ, इसका मतलब है कि बैंक अब केयरफुली लोन दे रहे हैं और उनका डिफॉल्ट उतना ज्यादा नहीं है। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था, ये लगभग 15% के करीब चला गया था, यानी कि आपने 100 रुपए दिए हैं, उसमें से 15 रुपए आपके पास वापस ही नहीं आए एज ए बैंक। ठीक है, आपको कुछ इसमें से परसेंटेज ध्यान में नहीं रखना है, अंडरस्टैंड द ट्रेंड। यहाँ पे ये 2017 का डेटा है। 2017 में ये देखो यहाँ पे 11% के करीब था ग्रोस एनपीए, अब कितना आ गया है? लगभग 2%। और नेट एनपीए आ गया है लगभग 0.5%। इसमें एक प्रोविजन का कॉन्सेप्ट होता है जो ऑलरेडी हम आपका स्टैटिक क्लासेस में कवर कर चुके हैं। प्रोविजन का मतलब क्या है कि ग्रोस माइनस प्रोविजन इज इक्वल्स टू नेट एनपीए। ठीक है, ओके। हाँ, अब उसके बाद सरकार ने पेंशन स्कीम्स अनाउंस की हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए, तो पेंशन का कवरेज हम बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में फॉर्मल सेक्टर जॉब्स बहुत कम है। फॉर्मल सेक्टर जॉब कम होने की वजह से लोगों के पास फॉर्मल वे में पेंशन का प्रोविजन नहीं है, तो सरकार कर रही है कि किसी ना किसी पेंशन स्कीम में अपने आप को एनरोल करवाओ, सो दैट आपके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट रहे। ठीक है, ओके। इसमें और आपको कुछ ऐसा ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, आईपीओ बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो सारी चीजें मतलब क्वाइट कॉमन है, ऐसा हर चीज आप याद नहीं रख सकते हो। हाँ, 3 रेगुलेटर की बात की गई है। एक है बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए कौन है रेगुलेटर? आरबीआई है। आरबीआई ने एक टूल अनाउंस किया है, ये जरूर ध्यान में रख लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फ्री एआई, फ्री एआई, एआई से तो मतलब समझ गए आप कि एआई की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे एआई किस सेक्टर में है? सो दिस इज अबाउट यूज ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि हम एआई का एक रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके लिए ये गाइडिंग फ्रेमवर्क है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना, फ्री एआई क्या है। उसके बाद जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। तो उसके लिए भी रिफॉर्म्स अनाउंस की है सरकार ने, उसी के लिए जो कोड है, सिक्योरिटीज मार्केट कोड है, वो अनाउंस किया है, जो पुराने प्रोविजंस है उसको रिप्लेस करने के लिए। अब एक सिंपल सेंस में अगर सेबी की बात करूं तो 1988 में इसको सेटअप किया गया था एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी, और फिर 1992 में इसको स्टेट्यूटरी पावर दे दी। कैपिटल मार्केट के लिए रेगुलेटर है सेबी, और जो बैंकिंग सेक्टर उसके लिए रेगुलेटर है आरबीआई। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेटर है आईआरडीएआई, और पेंशन सेक्टर के लिए रेगुलेटर है पीएफआरडीए। ठीक, हाँ, इंश्योरेंस में भी कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रख लेना, एफडीआई है वो 100% कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो। ओके, हाँ। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं माइक्रो यूनिट्स की, तो एक मुद्रा योजना है, उसके थ्रू हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम है, पीएम स्वनिधि स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये अर्बन एरियाज में है, तो इनके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज ओवर। अभी तक हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए। पहला चैप्टर बोल रहा है कि दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, बट हमारा ग्रोथ ठीक ठाक है। क्यों है? क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से, यानी पॉपुलेशन है वो कंज्यूम कर रही है, उसकी वजह से ठीक ठाक ग्रोथ है। सेकंड चैप्टर है वो बोल रहा है कि सरकार का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, सरकार किस चीज पे ध्यान दे रही है? कंसोलिडेशन पे। थर्ड चैप्टर है वो बोल रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका असर हो रहा है, और धीरे धीरे बैंक्स का सिचुएशन है वो भी इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि उनके एनपीए है वो रिकॉर्ड लो पे है। इससे होगा क्या? इससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी अगर इंप्रूव होगी तो सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आसान होगा तो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नया कंजम्पशन होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। हम क्यों इस बात पे इतना फोकस कर रहे हैं? रीजन है, हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। दूसरी बात, एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में हमने नोटिस किया है कि हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसीलिए हम धीरे धीरे बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी तक का स्टोरी है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। इन ए वेरी सिंपल सेंस हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड विद अदर कंट्रीज। अब देखो, ट्रेड के कंटेक्स्ट में एक चीज ध्यान में रख लेना, अगर मैं बात करूं इंडिया के ट्रेड की, just a second.
इंडिया के ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो एक चीज ध्यान में रख लेना, हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है। करंट अकाउंट का मतलब क्या है? ट्रेड अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं। अब ये डेफिसिट में किस में है? सर्विसेज में तो हम है सरप्लस में, सर्विस में है सरप्लस में। सरप्लस का मतलब क्या है? हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, और जो गुड्स है जिसको मर्चेंडाइज बोलते हैं उसके केस में हम है डेफिसिट में। डेफिसिट का मतलब यहाँ पे क्या है? हमारे इंपोर्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। ओके, ये सिचुएशन है। अब आते हैं, अब एक ये इंडेक्स दी हुई है ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स, यानी कि ट्रेड पॉलिसी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। एक्टिविटी हुई है उसी के कंटेक्स्ट में, एक्टिविटी का मतलब चेंजेस हुए हैं, तो उसी की वजह से ये ग्राफ ऊपर है। अब सर्वे बोल रहा है ये चेंजेस है ये ट्रेड को प्रमोट करने के लिए नहीं हुए हैं, ये एक्चुअली प्रोटेक्शनिज्म के लिए हुए हैं। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? इन ए वेरी सिंपल सेंस, कंट्रीज हैं वो अपने अराउंड जो बाउंड्रीज बना रही है, ट्रेड बाउंड्रीज बना रही हैं, उसको हम प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने टैरिफ लगाया है, दैट इज नथिंग बट प्रोटेक्शनिज्म। सिंपल लाइन में बोलूं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करो ओपनली, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डी ग्लोबलाइजेशन या फिर प्रोटेक्शनिज्म। मतलब अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ध्यान दो, ज्यादा ट्रेड मत करो दूसरी कंट्रीज से, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, ओके। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया में ट्रेड जो पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट वो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए नहीं हुए, वो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हुए हैं। ठीक है, उसी के चलते अनसर्टेनिटी आई है, और इस अनसर्टेनिटी का ज्यादा असर है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे पड़ा है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों पड़ा है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अच्छा खासा ट्रेड रिलेशनशिप था। स्पेशली हम यूएस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं बिकॉज वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बट उन्होंने टैरिफ लगाया, उसकी वजह से बाकी कंट्रीज का यूएस के साथ जो ट्रेड है उस पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ा। ठीक, हाँ। अब बात करते हैं हमारी सिचुएशन की। तो अगर मैं मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करूं तो दैट इज रिजिलियंट, कुछ ज्यादा भयंकर वाला उसमें चेंज नहीं आया है। लेकिन मर्चेंडाइज का मतलब यहाँ पे गुड्स है, गुड्स का मतलब क्या है? टेंजिबल आइटम्स के ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड टेंजिबल है, ये पेन टेंजिबल है, लेक्चर है वो टेंजिबल नहीं है, दैट इज अ सर्विस। तो मर्चेंडाइज ट्रेड में हमारे यहाँ पे डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम एक्सपोर्ट है वो कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। सर्विस ट्रेड है वो हमारा स्ट्रेंथ है और उसमें हम सरप्लस में है। ठीक है, ओके। अब ये देखो, इसमें एक छोटी सी चीज समझेंगे, वापस से रटना कुछ नहीं है, दैट इज क्वाइट कॉन्सेप्चुअल, इसको ध्यान से समझेंगे। जस्ट ए सेकंड में इसको एडजस्ट कर लेने दो। टोटल एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो ऑरेंज कलर है दैट इज टोटल एक्सपोर्ट, जो ब्लू कलर है दैट इज गुड्स एक्सपोर्ट, जो ग्रीन कलर है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट है। ऑरेंज वाला टोटल का ग्रोथ है, ब्लू वाला है गुड्स का ग्रोथ है, और ग्रीन वाला सर्विस का ग्रोथ है। तो बाय डिफॉल्ट मैं बार बार बोल रहा हूं कि सर्विस सेक्टर हमारा स्ट्रेंथ है, तो सर्विस सेक्टर में ओब्वियसली हमारा ग्रोथ अच्छा खासा है। गुड्स सेक्टर में हम डेफिसिट में है, गुड्स में हमारा उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं है, तो उसी की वजह से अगर गुड्स का कम होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल नीचे आएगा। दैट इज, आपको याद नहीं रखना है, बट एक चीज ध्यान में रख लेना, सर्विस इज आवर स्ट्रेंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो गुड्स हैं वो हमारा वीकनेस है। वीकनेस इन द सेंस कि हम उस पर इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग है, ये चीज जरूर ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। दैट इज अबाउट द ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने लास्ट के कुछ साल में साइन किए हैं और हम साइन करने वाले हैं। तो इसमें से तीन चार चीजें, मॉरिशस के साथ हमने 2021 में साइन किया था, उसके बाद यूएई के साथ 2022 में साइन किया था, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 22 में साइन किया था। ईएफटीए के साथ, ये जो 4 कंट्रीज हैं उनके साथ में हमने साइन किया था, और जो 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव भी हो चुका है, इसका डेट भी ध्यान में रख लेना। ये नॉन यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज हैं, उनके साथ में हमने साइन किया था। यूके के साथ साइन कर चुके हैं बट अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है, मतलब उनकी पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद में ये लागू होगा। उसके बाद ओमान के साथ हमने 2025 में साइन किया है, न्यूजीलैंड के साथ हमने 2025 में साइन किया है, ईयू के साथ हम ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके हैं, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट बोल चुके हैं, ये रिसेंटली हुआ है। उसके बाद एफटीए है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये वाला पार्ट जरूर ध्यान रखेंगे, आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, EAN। आसियान के साथ हमने गुड्स के लिए ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। थोड़ा सा इसका ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं इन 30 सेकेंड्स। आसियान 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है, अब उसमें 11 हो गए हैं बिकॉज ईस्ट तिमोर इज ऑल्सो ए मेंबर। आई थिंक म्यांमार को एक्सपेल किया था उन्होंने, एक बार इसका स्टेटस देखेंगे। हाँ,
तो आसियान के साथ हमने गुड्स के ट्रेड के लिए एग्रीमेंट साइन किया। बेसिक लॉजिक ये था कि ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ा भी, बट इससे हमें नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ। क्यों नुकसान ज्यादा हुआ? क्योंकि हमारा इंपोर्ट का जो ग्रोथ था वो ज्यादा फास्टर था इन कंपैरिजन टू आवर एक्सपोर्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना बड़ा स्मार्टली क्या करता है, ये ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ था? आसियान कंट्रीज के साथ था। तो चाइना डायरेक्टली इंडिया को एक्सपोर्ट ना करके, चाइना अपना एक्सपोर्ट मटेरियल है वो आसियान के थ्रू इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा था। इसलिए हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट को हम रीनिगोशिएट करें, मतलब दोबारा से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेट करें। उसी के लिए हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है उसका रिव्यू अभी चल रहा है, ठीक है। कोरिया के साथ में हम ऑलरेडी निगोशिएशंस को अपग्रेड कर चुके हैं। बाकी सब चीजों के लिए यूएस के साथ है, हमने रिसेंटली फाइनलाइज की बात की है। चिली के साथ हम ऑलरेडी सेपा साइन कर चुके हैं। ओके, अब आते हैं कैड की पोजीशन पे। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था? दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम ट्रेड की बात करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम जो कैपिटल इनफ्लो है, एफडीआई, एफपीआई, वो सारी चीजें हैं उनकी बात करते हैं। तो करंट अकाउंट में हमारा है डेफिसिट। डेफिसिट क्यों है? क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। किस चीज का इंपोर्ट ज्यादा करते हैं? गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। सर्विसेज में सरप्लस है, गुड्स वाले में डेफिसिट है। तो करंट अकाउंट है हमारा यूजुअली, एक चीज ध्यान में रखेंगे, यूजुअली ये हमारा 1 to 2% ऑफ जीडीपी रहता है। डेफिसिट का मतलब घाटा रहता है यूजुअली, बट ऐसा नहीं है कि कभी सरप्लस में नहीं रहा। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। एग्जामिनर ऐसा स्टेटमेंट दे कि इंडियाज करंट अकाउंट हैज नेवर बीन इन सरप्लस, दैट विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डेफिसिट में है, यूजुअली ये डेफिसिट में रहता है, 1 to 2% की रेंज में रहता है। रेंज ध्यान में रखेंगे, एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी कितना है? जैसे अभी है 0.8%। 0.8% ऑफ व्हाट? 0.8% ऑफ जीडीपी, ठीक है। लास्ट ईयर कितना था? 1.3। नंबर नहीं याद रखना है, बस इस चीज का ध्यान रख लेना, 1 to 2% की रेंज में रहता है। अब इंडिया के केस में एक और चीज ध्यान रखना कि हम डिजिटल इकोनॉमी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कंट्री वाइज हम अरेंज करें तो इंडिया है उसमें बहुत आगे है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। इसको ध्यान से समझेंगे। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2020-24, 4 साल में। ग्रीन फील्ड का मतलब नए प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड का मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता है, ग्रीन फील्ड का सिंपल मतलब होता है नए प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये देखो बाकी कंट्रीज हैं यहाँ पे, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, और ये इंडिया। इंडिया का लाइन देखो कितना बड़ा है। बस इतना ध्यान में रखना कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, ठीक। हाँ, ओके, यहाँ पे है रिलेटेड टू एफडीआई। एफडीआई के कंटेक्स्ट में डेटा नहीं भी याद रहेगा, पहले ट्रेंड समझो, पूरा ऑब्जेक्टिव ट्रेंड का है। एफडीआई इनफ्लो जो है, जो ग्रोस एफडीआई है, ग्रोस का मतलब टोटल, एफडीआई इनफ्लो है हमारा ठीक ठाक है, मतलब दूसरी कंट्री से पैसा ठीक ठाक आ रहा है। लेट्स से बाहर से पैसा आया है, $100 आए हैं बाहर से, ये है ग्रोस एफडीआई। अब इस $100 में से कुछ पैसे वापस भी जाएंगे। कैसे जाएंगे? मान लेते हैं लास्ट ईयर किसी ने $100 या $50 इन्वेस्ट किया था, मान लेते हैं एप्पल ने ही इन्वेस्ट किया था इंडिया में। अब एप्पल ने प्रॉफिट कमाया, अब वो प्रॉफिट वापस यूएस भेजेंगे क्योंकि यूएस की कंपनी है। तो ये यूएस भेजने वाला पैसा ये आउटफ्लो है। इनफ्लो तो 100 का हुआ, बट इससे आउटफ्लो भी है हमारे यहाँ पे। एक आउटफ्लो का तो एप्पल वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा आउटफ्लो कैसे हो सकता है कि लेट्स से कि टाटा और महिंद्रा ने डिसाइड किया कि हम अफ्रीका में अपना कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, ये भी आउटफ्लो है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इंडिया में इनफ्लो तो अच्छा खासा है, बट आउटफ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, और उसी की वजह से नेट जो एफडीआई है वो कम है। ग्रोस है वो कम नहीं हुआ है उतना, ग्रोस है अभी भी, बट यानी कि इनफ्लो है, $100 आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उस 100 में से लेट्स से कि 80 वापस चले गए, तो के पास 20 बचा। नेट है वो रिलेटिवली लेस है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आउटफ्लो इंक्रीज हुआ है, उसके वजह से आपने न्यूज़पेपर में भी ये टर्म पढ़ी होगी कि इंडिया में नेट एफडीआई है दैट हैज गॉन डाउन। वो गॉन डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि आउटफ्लो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये वाले में से वापस क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट और एक्स्ट्रा लेके। क्या क्या है इसमें? एक्सटर्नल सेक्टर के कंटेक्स्ट में हमारा फॉरेक्स है। फॉरेक्स क्या है? फॉरेन रिजर्व है, वो इंक्रीज हुआ। देखो मैंने ये राउंड सर्कल बना दिया, इसका मतलब ट्रेंड ध्यान में रखो। लगभग $700 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स है।
हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी यानी बाहर से कितना उधारी लिया हुआ है, लगभग है 19.2%, जो कि कम हुआ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, जो 2015 में था 23%। आपको नहीं भी याद रहे लगभग 150 याद रख लेना, ठीक है। हाँ, ये कम हुआ है। उसके बाद हमारा कैड है, वो भी कम हुआ है, कैड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारा इंपोर्ट कवर है। इंपोर्ट कवर का मतलब समझो कि मेरे पास कितने दिन के इंपोर्ट के लिए पैसे हैं, उसको हम इंपोर्ट कवर बोलते हैं। जितना हमारे पास ज्यादा फॉरेक्स होगा उतना ही हमारे पास ज्यादा इंपोर्ट कवर होगा। अभी हमारे पास इतना पैसा है कि हम अगले 11 महीने इंपोर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं रिजर्व से। इस चीज को हम बोलते हैं इंपोर्ट कवर। ये इंक्रीज हुआ है, पहले ये लगभग 9 महीने था, अब ये 11 महीने हो गया। एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखना है, बट ट्रेंड ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। 1991 में जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहे थे, एट दैट टाइम हमारा इंपोर्ट कवर रफली 2 वीक्स के लिए था। एक कंपैरिजन के लिए आपको रेफरेंस दे रहा हूं, यहां पे सिर्फ 2 वीक्स के लिए हमारे पास इंपोर्ट कवर था। इंपोर्ट कवर का मतलब कितने डॉलर हमारे पास बचे हैं हम इंपोर्ट करने के लिए, सामान इंपोर्ट करने के लिए। अगर डॉलर नहीं बचेंगे तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें फिर आईएमएफ से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अभी हमारा कितना है, लगभग 11 महीने। क्यों है? क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छा खासा है। तो दिस इटसेल्फ शोज कि हम अभी इकोनॉमिकली एक अच्छा खासा स्टेबल पोजीशन में है। एक्सटर्नली भी स्टेबल पोजीशन में है, इंटरनली भी स्टेबल पोजीशन में है। इंटरनली क्यों स्टेबल पोजीशन में? क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है। एक्सटर्नली क्यों स्टेबल पोजीशन में है? क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स है, कैड हमारा लिमिट में है, हमारा इंपोर्ट कवर है ठीक ठाक, लगभग 1 साल का हमारे पास इंपोर्ट कवर है। ये सारे सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हैं दैट इंडिया इज इन ए डिसेंट इनफ सिचुएशन, अच्छी खासी सिचुएशन में है। वी आर गुड टू गो। ओके, एंड विद दिस चैप्टर इज ओवर। तो अगर मैं एक्सटर्नल सेक्टर की बात करूं, एक्सटर्नल सेक्टर में 2 चीजें ध्यान में रखना। ट्रेंड की मैं बात कर लेता हूं, पूरा ट्रेंड। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गुड्स, ठीक है। सर्विस में ट्रेड सरप्लस है, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेड डेफिसिट है, ओवरऑल हमारा ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट इसको बोलते हैं, लगभग 0.28% है। फॉरेक्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, इंपोर्ट कवर हमारा इंक्रीज हुआ है, लगभग 11 महीने का हमारे पास इंपोर्ट कवर है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग हमारा 0.8% यानी कि 1% ऑफ जीडीपी है, ठीक। ओके, अब आते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में 2 चीजें समझो, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन का मतलब है सब है उसमें, वोलाटाइल कंपोनेंट भी है और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट भी। वोलाटाइल का मतलब क्या है? वोलाटाइल का मतलब है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, जैसे फॉर एग्जांपल फूड और फ्यूल। फ्यूल का प्राइस क्यों फ्लक्चुएट करता है? क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। रफली 85% हमारा ऑयल है वो इंपोर्ट से हम उसको उसका डिमांड फुलफिल करते हैं। मतलब अगर 100 लीटर हमें चाहिए तो 85 तो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो बाहर दुनिया में कुछ भी होगा उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। दूसरा, फूड प्राइसेस पे इंस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज नहीं है, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारा फूड प्रोडक्शन जो स्टाइल है वो भी बैलेंस्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल सीड्स हैं, हमारे पास उतने प्रोडक्शन नहीं होते तो हमें इडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। पल्सेस हमारे पास उतना प्रोड्यूस नहीं होते तो हमें पल्सेस भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसीलिए 2025 का जो बजट था उसमें सरकार ने अनाउंस किया था आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, कि हम पल्सेस को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे सो दैट हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। अब आते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन पे। तो पहले इन्फ्लेशन थी, अच्छी खासी इन्फ्लेशन थी, बट उसमें मेजर कंपोनेंट था फूड फूड आइटम्स का। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फूड इन्फ्लेशन है वो नीचे गई, तो जो टोटल इन्फ्लेशन है वो भी नीचे गई, ठीक है। अब देखते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ये ऑरेंज वाला है। हेडलाइन का मतलब क्या था? सब है इसमें। कोर में क्या होगा? हेडलाइन माइनस वोलाटाइल, एच माइनस वोलाटाइल। कोर का मतलब है कि नॉन वोलाटाइल आइटम है इसमें। ग्रीन वाले का मतलब क्या है? सिर्फ फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कम हो गई, और वो कम क्यों हुई है? क्योंकि हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो भी काफी कम हो गया है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में क्यों आया है, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज्यादा हाई था इन्फ्लेशन, अब फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, ठीक है, पहली चीज। अब वापस इस टॉपिक पे आते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी है। India recorded the lowest inflation rate since the beginning of CPI series with the April December आगे डेटा दिया हुआ inflation range coming into 1.7%. This was driven by the subdued food inflation, यानी कि food inflation कम हुआ उसकी वजह से overall inflation है वो भी कम हो गया। यहाँ पे एक छोटी चीज बता देता हूँ, एक है MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी,
ये इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, किस रेंज में रखने का टारगेट है, 4+-2%। ये 4+-2% किस चीज को करने की बात है, सीपीआई। कौन सा सीपीआई, सीपीआई सी का मतलब क्या है, कंबाइंड। जब से हमने ये स्टार्ट किया, इससे पहले हम क्या फॉलो करते थे, डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई से जब से हम सीपीआई पे स्विच हुए हैं, ये पहली बार है कि हमारा इन्फ्लेशन इतना लो है, इसके कहने का ये मतलब है। अब आई थिंक ये 2016 में हुआ है, जब हम इस पे स्विच हुए हैं, आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट, आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके हमने एमपीसी सेटअप किया था। आई थिंक 2016 में हुआ है, बट एक बार फिर भी आप वेरीफाई कर लेना, ईयर शायद मेरे ध्यान में ना भी हो। ये इस पूरे ग्राफ का क्रक्स है। अब देखो एक और चीज आगे समझते हैं। डिक्लाइन इन फूड इन्फ्लेशन वाज ड्रिवन बाय द पर्सिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कमी आई है, इन द प्राइसेस ऑफ मेजर कमोडिटीज लाइक वेजिटेबल एंड पल्सेस। दो चीजें समझेंगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है। फूड इन्फ्लेशन मेजरली किस वजह से था, एक तो वेजिटेबल के प्राइसेस की वजह से था, दूसरा पल्सेस के प्राइसेस की वजह से था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनके प्राइसेस नॉर्मल हुए हैं, तो फूड इन्फ्लेशन भी कम हो गई, और फूड इन्फ्लेशन कम होने के साथ साथ ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम हो गई। ठीक, ओके अब देखो ये एक सिर्फ समझने के लिए, वेजिटेबल वाला है ब्लू, और जो ऑरेंज है दैट इज पल्सेस, दोनों है वो नीचे चले गए, बस इतना ध्यान में रखो। हाँ। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या था, कोर का बेसिक मतलब है कि वोलाटाइल इसमें नहीं है, यानी कि नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है कि इसमें एक्सक्लूड कर दिया है, किस किस को एक्सक्लूड कर दिया, फूड को एक्सक्लूड कर दिया है और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब कोर इन्फ्लेशन में भी मेजर जो इन्फ्लेशन था दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ प्रीसियस आइटम्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। देखो एक सिंपल तरीके से देखो, ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन दिस इज कोर इन्फ्लेशन, ये ब्लू डॉटेड लगभग 4%, 4.6%, नंबर नहीं ध्यान में रखना आपको। ग्रीन वाला लाइन है दैट इज कोर एक्सक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर, यानी अगर मैं गोल्ड और सिल्वर का अगर एलिमेंट इंक्लूड करता हूं तब मेरा इन्फ्लेशन है 4% की रेंज में, लेकिन अगर मैं गोल्ड और सिल्वर को हटा देता हूं तो मेरा इन्फ्लेशन आ जाता है लगभग 2% की रेंज में। व्हाट डज दिस शो, इट शोज कि इन्फ्लेशन मेजरली किस वजह से था, गोल्ड और सिल्वर की वजह से था। अब क्वेश्चन एग्जामिनर बड़ा स्मार्टली आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में हम गोल्ड और सिल्वर को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। वो बस इतना जानना चाह रहा है कि आपको ये इश्यू पता भी है या नहीं पता है कि गोल्ड और सिल्वर है वो कितना हाईलाइटेड थे और उसका इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अब आपने ये ग्राफ देख लिया, अब आपके माइंड में रहेगा, नहीं भी याद करोगे तो भी माइंड में रहेगा कि गोल्ड और सिल्वर की वजह से इन्फ्लेशन हाई था, इसका मतलब गोल्ड और सिल्वर भी इंक्लूडेड है अगर मैं बात करता हूं कोर इन्फ्लेशन की। ओके, इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें क्वाइट कॉमन है। तो अगर इन्फ्लेशन वाले चैप्टर को एक लाइन में समराइज करूं, इन्फ्लेशन कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, अब फूड वाला इन्फ्लेशन कम हुआ है। फूड वाला कम क्यों हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेजिटेबल और पल्सेस का जो प्राइस है वो नॉर्मलाइज हुआ है, उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ गया। जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें बाकी और कंट्रीब्यूटिंग मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस है वो काफी स्काई रॉकेट किया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, पहले एक बार नाम देख लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। राइजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ है। सिक्योरिंग इनकम, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो हमारे पास फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फूड सिक्योरिटी बढ़ने का स्कोप है वो भी होगा। ओके अब आते हैं यहाँ पे, देखो इसमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल बोलता हूं तो उसमें सब है, उसमें लाइव स्टॉक भी है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी लाइव स्टॉक वाला पार्ट भी है, उसमें डेयरी भी है, उसमें फिशरीज भी है। ठीक है, तो उसमें क्रॉप सेक्टर है, क्रॉप मतलब खेती वाली जैसे राइस व्हीट वाला कंपोनेंट है, इसमें लाइव स्टॉक भी है, डेयरी सेक्टर है, इसमें फिशरीज भी है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ है दैट इज रफली 4.7%। अब इस 4.7% में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में है, सिर्फ ये डायग्राम देखो, आपको कुछ और नहीं देखना है, ये चार्ट देखो, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल किस में है, फिशरी सेक्टर में, फिर लाइव स्टॉक में और फिर क्रॉप में। क्रॉप के साथ प्रॉब्लम क्या है, दो छोटी छोटी प्रॉब्लम है। ए,
रिपीटेटिव क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से जो सॉइल का प्रोडक्टिविटी है उस पर असर हुआ है। दूसरा, एक्सेसिव फर्टिलाइजर की वजह से भी प्रोडक्टिविटी पे असर हुआ है। तीसरा, लैंड फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि जमीन है टुकड़ों में बट गई है। क्यों बट गई है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल रफली 86% फार्मर्स हैं नेशनल लेवल पे, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल का मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर उनके पास जमीन है। तो इधर इधर वाले में इनकम का पोटेंशियल बहुत लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट का उतना स्कोप नहीं है क्योंकि उतनी जमीन ही नहीं है आपके पास में। लेकिन इन सेक्टर्स में हमारे पास अच्छा खासा पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ। दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। हाँ, एग्रीकल्चर में एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो रिपीटेटिव है, सेम क्रॉप हम बार बार उगाते हैं। राइस एंड व्हीट हम उगाते हैं क्योंकि उसमें एमएसपी वाला है, वो प्रोविजन है। एमएसपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सरकार प्राइस अनाउंस करती है, उस प्राइस पे खरीदती है। सरकार राइस और व्हीट मेजरली खरीदती है। क्यों खरीदती है? क्योंकि सरकार इन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उस एक्ट के थ्रू सरकार रफली 84 करोड़ पीपल को सब्सिडाइज्ड फूड देती है। ठीक है, ये पूरा इशू है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट है वो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वैरायटी की क्रॉप्स वो उगाओ। पल्सेस के लिए लास्ट में 2025 वाले में ऑलरेडी मैं अनाउंस मतलब बात बता चुका हूँ। ऑयल सीड के लिए उससे पहले अनाउंस की है कि हमें ऑयल सीड भी प्रोड्यूस करना है। क्यों ऑयल सीड पे इतना फोकस करना? एक तो डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा ऑयल सीड के केस में अगर हम ऑयल सीड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा इडिबल ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, मतलब जो खाने वाला तेल है। अभी हम मेजरली उसको इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी मेजरली जो कंपोनेंट है दैट इज पाम ऑयल। हाँ, ये कुछ स्कीम्स हैं, अगेन ऑलरेडी आपके मेंस वाली क्लासेस में हो चुकी हैं, कुछ उसमें ऐसा नहीं है। एक स्कीम है जो पीएम किसान है जिसको हम बोलते हैं, उसमें 6,000 रुपए मिलते हैं। एक एमएसपी वाली स्कीम है। एमएसपी में एक चीज ध्यान में रख लेना, 22+1 क्रॉप्स के लिए एमएसपी है। 1 मतलब किसके लिए? शुगर केन के लिए। शुगर केन के लिए टर्म है एफआरपी। एमएसपी का कोई लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब कोई कानून नहीं है। एफआरपी के लिए लीगल बैकिंग है, ये चीज ध्यान रख लेना। लीगल बैकिंग का मतलब क्या? उसके लिए कोई कानूनी प्रोविजन है या नहीं है। एक स्कीम है पीएम मानधन योजना। मानधन का बेसिक मतलब है यहाँ पे फार्मर्स को पेंशन दिया जाएगा। किस टाइप के फार्मर्स को? सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। जो पीएम किसान स्कीम है वो सब फार्मर्स के लिए है। ओके, विद दिस एग्रीकल्चर इज ओवर। एक लाइन में अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो फिशरी सेक्टर ने दिखाया है। सरकार धीरे धीरे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर रही है। ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुआ है। स्टिल हम अभी भी क्रॉप सेक्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ये 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर। अगेन सर्विस के कंटेक्स्ट में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं दैट इट इज आवर स्ट्रेंथ, बट प्रॉब्लम इज कि इसमें एक लीडिंग प्लेयर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बिकॉज ऑफ एआई इज गोइंग टू फेस रिस्क, क्योंकि एआई से वो ऑटोमेशन होगा, तो आईटी सेक्टर है उसको कैसे मैनेज करेगा दैट इज येट टू बी सीन। ओके, टाइटल क्या है? फ्रॉम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर्स। अब नए 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 फ्रंटियर्स पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हमारा जो सर्विस सेक्टर है दैट आउट परफॉर्म्स द ग्लोबल ट्रेंड, मतलब ग्लोबल जो ग्रोथ हुई है उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ हमारे सर्विस सेक्टर ने शो की है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे सर्विस सेक्टर की, तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है प्री कोविड, ये पर्पल वाला प्री कोविड है और ये वाला ग्रीन वाला है 2024 का ग्रोथ है। तो हमारे केस में क्या हुआ है कि हमारे केस में ग्रोथ है वो मोरलेस स्टेबल रही है। ठीक है, तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों में मोरलेस स्टेबल हुई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? 0.4% का। जबकि कंट्रीज लाइक चाइना में ये 3% के करीब। नंबर नहीं ध्यान में रखना है आपको, बस ट्रेंड समझो। ओके, सर्विसेज में भी किस टाइप की सर्विसेज ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है? तो अगर मैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो मेजरली 14% कंट्रीब्यूशन है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस जैसी सर्विसेज हैं। रफली 24% जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दैट इज फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज का बेसिक मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, ये सारे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं अर्बन एम्प्लॉयमेंट में सर्विस सेक्टर, तो ओवरऑल इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर है दैट प्रोवाइड रफली 30% एम्प्लॉयमेंट, लगभग 60% कंट्रीब्यूशन है। और रफली 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, रफली 30% जॉब्स में कंट्रीब्यूशन है। बट अर्बन एरियाज में रफली 60% एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर से आता है। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस ऑल्सो, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर तो अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा नहीं, यानी एग्रीकल्चर वाला पोर्शन करेगा नहीं। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास अभी उतना मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, दैट इज आवर वीकनेस। ठीक, तो ये एक ट्रेंड ध्यान में रखना कि अर्बन एरियाज में अगर 100 जॉब्स क्रिएट हो रही है तो उसमें से 61 है वो सर्विस सेक्टर ने प्रोवाइड किए। यहाँ पे
एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखेंगे, गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी मतलब क्या है, टेम्परेरी वर्कर्स हैं। अब गिग इकोनॉमी के जो जितने भी एस्पेक्ट है मेजरली वो अर्बन एरिया में है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर्विस ड्रिवन है वो और ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, ये सारे के सारे हैं। ये आपका अर्बन क्लैप है, सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे हैं अर्बन एरियाज में। और ये सारे के सारे किस सेक्टर में है, ये सर्विस सेक्टर में ही है। ठीक है। ओके हाँ, सर्विस एक्सपोर्ट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है, उसमें हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर की मैं बात कर चुका हूं, और प्रोफेशनल सर्विसेज ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। सॉफ्टवेयर ने लगभग मतलब अगर मैं बात करूं 2023 से 25 वाला, तो लगभग 13% का ग्रोथ दिखाया, और प्रोफेशनल सर्विसेज ने लगभग 25% का ग्रोथ दिखाया। दैट शोज कि हमारा सर्विस सेक्टर है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है इवन आफ्टर कोविड। ओके, अब दो और इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे कि सर्विस सेक्टर में हम धीरे धीरे कमर्शियलाइज कर रहे हैं अपना सैटेलाइट स्पेस सेक्टर को। यानी कि इसरो है दूसरी कंट्रीज को बोल रहा है कि हम आपका सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे और बदले में हम आपसे पैसे लेंगे। इन ए वेरी सिंपल सेंस, इसरो का एक कमर्शियल आर्म है NSIL, है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एक कमर्शियल आर्म और भी है अंतरिक्ष। ये दूसरी कंट्रीज को बोलते हैं कि हम आपका सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, बदले में पैसे लेंगे। दूसरी कंट्री क्यों हमसे करवाएगी, क्योंकि हम उसको सस्ते में करना जानते हैं। तो ये है, इस चीज का मतलब क्या है, कमर्शियलाइजिंग स्पेस एंड ओशन। इसका मतलब है हम स्पेस और ओशन रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में पैसे चार्ज करेंगे। स्पेस सेक्टर में हम जैसे इसरो की बात करें तो हम गगनयान मिशन की बात कर रहे हैं। गगनयान मिशन से फायदा क्या होगा कि हमारी एक क्रेडिबिलिटी बनेगी कि एक स्पेस सेक्टर में हम एक मतलब सिग्निफिकेंट प्लेयर है। गगनयान में हम ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेज रहे हैं। उसी तरीके से एक डीप ओशन मिशन है जिसमें हम समुद्र में हम ह्यूमन बींग्स को भेज रहे हैं, है ना। इसके कंटेक्स्ट में हम, जैसे गगनयान वाले में स्पेस की बात है, तो यहाँ पे डीप ओशन मिशन की बात है जिसमें हम एक बना रहे हैं मत्स्य 6000 मीटर, यानी कि हम ह्यूमन बींग को 6000 मीटर ओशन में भेजेंगे। ठीक है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये तीन चार चीजें। अब देखो यहाँ से कमर्शियल लॉन्च किए हैं इसरो ने, एक्सपोर्ट किया है। NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी जो इसरो का प्राइवेट विंग है। प्राइवेट विंग का मतलब है जो कमर्शियल विंग है। इसरो एक स्पेस एजेंसी है, तो एक तो कंट्री के लिए काम करेगी, दूसरा वो दूसरी कंट्रीज को भी हेल्प प्रोवाइड करेगी, बदले में पैसे चार्ज करेगी। ओके, टूरिज्म सेक्टर है वो डोमेस्टिक टूरिज्म है, अच्छा खासा हुआ था। टूरिज्म में एक मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म है, यानी कि दूसरी कंट्री से लोग आएंगे हेल्थ फैसिलिटीज लेने के लिए। ये बात हम बजट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट इस चीज को थोड़ा सा और यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब इस चीज को और फोकस करना चाह रही है। यहाँ पे एक और कंपोनेंट है GCC। GCC क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसको ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं किसी कंट्री का HR डिपार्टमेंट है। अब वो चाहते हैं कि लेट्स से कि कंपनी US का है और उनका HR डिपार्टमेंट US में ही है। वो बोल रहे हैं कि US में खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्यों ना हम अपना पूरा हायरिंग टीम है उसको कहीं और पे ऑफिस उनका बनवा दे, जिससे ये कॉस्ट है कम हो जाएगा। या फिर अपना जो फाइनेंस टीम है उसका कहीं और ऑफिस बनवा दे। इंडिया ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस चीज को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं। मतलब कंपनी US में है, उसका एक अकाउंटिंग विंग हो गया, फाइनेंस विंग हो गया, HR हो गया, लीगल विंग, लीगल तो यूजुअली नहीं होगा बट वो एक विंग है, वो इंडिया में हो गया। इंडिया में क्यों फायदा है उनको, क्योंकि उनके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे कॉस्ट कम होगा। इस चीज को हम बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। पहले एक कॉन्सेप्ट होता था BPO का, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यानी कि आप कॉल सेंटर है वो इंडिया में सेटअप कर रहे हो। कॉल सेंटर वाले में हम स्किल का कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कॉल उठा रहे हैं। यहाँ पे हम GCC में हम बेटर स्किल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, विद दिस जो सर्विस एक्सपोर्ट वाला है वो हमारा खत्म हो गया। दो चीजें समझेंगे सर्विस एक्सपोर्ट में। एक तो हमारा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है वो दुनिया से काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू, अगर हम ग्लोबल सिनारियो अगर हम कंपेयर करें, उसमें भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, और प्रोफेशनल सर्विसेज है उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लीप, स्ट्रक्चर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। मतलब हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग पे, हम किस टाइप की इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज को, जो कि हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन है उसका रफली 46% कंट्रीब्यूट करता है।
ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कंट्रीब्यूशन इसका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपको ट्रेंड ध्यान में रखना है, अपवर्ड ट्रेंड है। एक ये ट्रेंड वो ध्यान रख लेना, कुछ याद करने वाला नहीं है, क्वाइट ऑब्वियस है कि ईवी रजिस्ट्रेशन वो इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट है वो ईवी पे फोकस कर रही है। उसके बाद मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ है। क्यों ग्रोथ हुआ है? बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसी की वजह से मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंक्रीज हुआ है। हाँ, इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में हमारा रैंकिंग 81 था, अभी 2025 में हमारा रैंकिंग है वो 38 है। इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? विपो। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आईपीआर में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, ये बात हम जो पीडी 365 है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार वहां से भी कवर कर लेंगे, ये बेसिक वाले फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी, कैपेसिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। देखो एक सिंपल सेंस, अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारा जो आइटम है उस पे हम लॉजिस्टिक पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर आपकी कम होगी तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेचोगे तो आपका प्रोडक्ट है वो चीपर होगा, रिलेटिवली चीपर होगा। अगर चीपर होगा तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। इसी चीज को हम फोकस करना चाह रहे हैं। तो अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट भी किस चीज पे करना पड़ेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तभी तो जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। हमारा एक पॉलिसी है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 10% से कम करना है, और 10% से कम करने का मतलब सिंगल डिजिट में उसको लेके आना है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट को अगर कम करना है तो हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसी के लिए सरकार ने एक स्कीम, मास्टर स्कीम जो निकाली थी, पीएम गति शक्ति। ठीक, अब ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज हुआ है। 2015 में टोटल कितना था? 3.27 लाख करोड़ था। अभी कितना है? लगभग 15 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़। अब इसमें दो दो चीजें आपको दिखेंगी, येलो वाला पार्ट है और ब्लू वाला पार्ट है। येलो वाला पार्ट क्या है? ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी किसको? स्टेट्स को। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अपनी जेब से खर्च किया है। तो दोनों को मिलाएंगे उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप देखोगे ये 15.5 लाख करोड़ है, उसमें से दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको हम टोटल या फिर इफेक्टिव कैपेक्स बोल देंगे। तो एक सिंपल तरीका अगर आप ध्यान रखोगे, ये लगभग 3 लाख करोड़ है, उसका लगभग 5 गुना हो गया है लास्ट के 10 ईयर्स में। कैपेक्स है दैट हैज इंक्रीज रफली 5 टाइम्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो बाकी सब चीजें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है आपको जो रटने की जरूरत है। हाँ, एक ये और ध्यान में रखेंगे, पावर सेक्टर में हमारा एटीएनटी लॉस है वो कम हुआ है। एटीएनटी लॉस मैं पावर वाले सेक्टर में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉस है ना, जहाँ पे हमने उदय स्कीम और वो सब चीजों की बात की थी। एनर्जी वाले सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी के जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसी में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लगभग पहले 22% का लॉस था, अब 15% का लॉस है। ओके, उसके बाद हमारा जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन वो इंक्रीज हुआ है। लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायत है वो हमारी इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन डेटा ये 2023 का है। ओके, उसके बाद हमारा डेटा कंजम्पशन है वो भी काफी इंक्रीज हुआ है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, यू कैन यूज दिस इन योर एसे ऑल्सो, कि 2014 में हम लगभग 1 GB डेटा भी नहीं कंज्यूम करते थे। 1 GB डेटा भी, ये मंथली एवरेज मंथली डेटा है, पूरे मंथ में 1 GB भी नहीं कंज्यूम करते थे। अब हम पूरे मंथ में लगभग 25 GB डेटा कंज्यूम करते हैं। जितना ज्यादा डेटा कंजम्पशन है तो आप देखोगे हम 24 घंटे ऐसे ही रह रहे हैं। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? क्रिएटर इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, वो हम सारी चीजें बोल रहे हैं। बट नुकसान क्या है? इससे मेंटल हेल्थ इश्यू है, आइसोलेशन है, जो मतलब रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है यूथ, तो वो सारे इश्यूज हैं। हाँ, बट यू कैन यूज दिस इन योर एसे, कहीं पर भी जहां पे भी आपको इंटरनेट की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो। रूरल एरिया में 81% जो हाउस होल्ड उनके पास मतलब क्लीन वाटर फैसिलिटी, टैप वाटर फैसिलिटी है, वो हम इंश्योर करवा चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट।
टॉपिक का पूरा चैप्टर का नाम समझ लो, मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग ए रेजिलिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड डेवलपमेंट ड्रिवन इंडिया। एक सिंपल सेंस में देखते हैं, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारा एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, हमें एनर्जी चाहिए है। अभी हमारा मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड प्लांट है, उससे कार्बन एमिशन होता है। हमें शिफ्ट करना है किस पे? तो अभी हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट किया है। रिन्यूएबल एनर्जी में मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सोलर है, विंड है। प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? सोलर है वो 24 घंटे तो नहीं रहेगा, क्योंकि रात को सोलर काम नहीं आएगा। विंड है, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब हम उनको 24/7 प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रोड्यूस करेंगे उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हमें बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस बैटरी के लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, जैसे लिथियम चाहिए। वो लिथियम हमारे पास है नहीं, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। इसी इंपोर्ट डिपेंडेंसी के चलते सरकार ने एक मिशन अनाउंस किया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये हम पूरा डिटेल में मिशन है वो मेंस वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में घुमा फिरा की ये सारी चीजें हैं। इसी के चलते हमने बैटरी वाले इशू के चलते ही हमने न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस किया है। इसी के चलते 2025 के बजट में सरकार ने अनाउंस किया था कि 2047 तक हमें 100 गीगावाट है वो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है। अभी कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है? रफली 8 गीगावाट। अब उसमें दो इशू थे, एक तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन का और एक लाइबिलिटी का। उसी दोनों इश्यूज को डील करने के लिए एक शांति एक्ट है वो इनेक्ट किया है। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैंने पूरा इश्यू है वो रिवाइज करवा दिया है आपको। हाँ, स्केलिंग रिन्यूएबल इज ऑल्सो ए मेटेरियल, माइनिंग एंड एनर्जी चैलेंज। मटेरियल और माइनिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें माइन करने पड़ेंगे। मटेरियल चैलेंज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, और मेजरली इंपोर्ट भी हम चाइना से कर रहे हैं। चाइना जब भी हमें आर्म ट्विस्ट करना होता है, चाइना उनकी सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, जिसको हम बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। इसीलिए हम न्यूक्लियर वाले पे शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर में एक और दो चीजें और समझेंगे। हमारे पास ज्यादा यूरेनियम नहीं है, लगभग 2% है दुनिया का, बट हमारे पास थोरियम है। इसीलिए हमने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अनाउंस किया है। वो हम न्यूक्लियर वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 3 स्टेज वाले में एक चीज समझेंगे। पहले में हम नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे, जिसमें 2 मेजर कंपोनेंट है, यूरेनियम 235 जो कि फिसल है, और 238 जो कि फर्टाइल है। इस 238 वाले को हम प्लूटोनियम में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेज में हम इसको यूज करेंगे, प्लस थोरियम से हम बनाएंगे U233। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू यूज। थोरियम हमारे पास रफली 25% है दुनिया का, और जो हमारा मोनाजाइट सैंड है जो कोस्टल एरियाज में है, अब तो हालांकि हिंटरलैंड में भी है, उनमें मोनाजाइट सैंड में थोरियम रिजर्व है हमारे पास अवेलेबल। ये पूरा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने वाले हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो भी समझेंगे। देखो, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये H2O है। H2O मतलब वाटर, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। अब ये एनर्जी हम अगर न्यूक्लियर से जनरेट करके अगर यूज करेंगे, तो इसको नाम दे दिया हमने पिंक हाइड्रोजन। यानी कि इसको ऐसे समझेंगे, मैगी का पैकेट है, इस मैगी के पैकेट को तोड़ना है, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। ये एनर्जी थर्मल से भी आप ले सकते हो, ये एनर्जी आप विंड से भी ले सकते हो, सोलर से भी ले सकते हो, ये आप न्यूक्लियर से भी ले सकते हो। अगर हम न्यूक्लियर से लेते हैं तो उसको हम बोल देंगे पिंक हाइड्रोजन। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेते हैं तो उसको हम बोल देंगे ग्रीन हाइड्रोजन। इसके लिए अभी इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सब चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है वो अनाउंस किया था, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की थी। स्मॉल रिएक्टर का मतलब क्या है? छोटे रिएक्टर हैं, कहीं पर भी उसको असेंबल कर सकते हैं। फैक्ट्री में बनेंगे, वहां पे साइट पे ले जाके उसको असेंबल कर लेंगे। जस्ट लाइक कार है, कार के अलग अलग टुकड़े बना लिए और जहां पे कार रखनी है वहां पे ले जाके उसको असेंबल कर दिया है, ठीक है। शांति एक्ट की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ओके। हाँ, एक और चीज है, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी दे दी है। देखो, किसी भी चीज को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर शामिल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिस्ट में शामिल करते हैं, तो अवेलेबिलिटी आसान हो जाता है, मतलब उसको लोन मिलना आसान हो जाता है, रिलेटिवली कम इंटरेस्ट पे मिल सकता है। हाँ, एनवायरमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स है, जैसे एक परिवेश पोर्टल है, ये ध्यान में रखना। परिवेश पोर्टल क्या है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। मतलब सारी एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल करो, सब अप्रूवल यहीं से मिल जाएंगे। सिर्फ इतना आएगा, परिवेश पोर्टल इज रिलेटेड टू, और आपको बोल देगा स्पेस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद एक एनवायरमेंट, थर्ड पार्टी एनवायरमेंट ऑडिट है, करंट अफेयर्स में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ईपीआर है, एक सिंपल सेंस में समझेंगे। देखो,
हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि कोई भी वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके रीयूज करेंगे। बट रिसाइकिल करेगा कौन? मान लेते हैं ये मोबाइल फोन है, ये वेस्ट हो गया, मान लेते हैं चल नहीं रहा तो मैंने फेंक दिया, इसको बोलते हैं ई वेस्ट। अब ये जिम्मेवारी किसकी है कि इसको रिसाइकिल करें? मैंने तो फेंक दिया, मेरे लिए तो यूजलेस है। तो ये जिम्मेवारी है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कौन है? ये सैमसंग का फोन है, तो प्रोड्यूसर कौन हुआ? सैमसंग। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब टर्म में मेंशन है। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोड्यूसर का। हु इज प्रोड्यूसर? सैमसंग। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मोबाइल कंपनीज यूजुअली जब भी नया वर्जन अनाउंस करती हैं तो वो एक ऑफर देती हैं, या पुराने वाला लेके आओ, हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे। इससे डबल बेनिफिट है, एक तो आप उनका ही नया फोन खरीदोगे बिकॉज ऑफ दैट बेनिफिट, दूसरी बात है कि उन्होंने वो ई वेस्ट जनरेट होने वाला जो लाइबिलिटी था वो भी कंप्लीट कर लिया है। दिस इज ईपीआर। ठीक है, ओके। हाँ, उसके बाद ये वाला पार्ट है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें से 2025 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन भी आया है। देखो इसमें 3-4 टर्म्स हैं। एक तो ग्रीन बॉन्ड है, मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं, लेट्स से जस्ट अ सेकंड, मैंने पैसे उधार लिए हैं, मैंने पेन पेपर से लिख के दे दिया, इतने पैसे उधार लिए, इतने टाइम के लिए इतना इंटरेस्ट है, ये बॉन्ड है। यही काम अगर सरकार इशू करेगी तो इसको बोल देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यही काम अगर किसी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए किया तो इसको बोल देंगे ग्रीन बॉन्ड। यही काम अगर किसी सरकारी एजेंसी ने एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए किया तो उसको बोल देंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। यही काम अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने किया तो उसको बोल देंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, यही काम अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के लिए करेंगे तो उसको हम बोल देंगे मसाला बॉन्ड। यही काम अगर कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी करेगी तो उसको हम बोल देंगे म्यूनी बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो 2017 में जो सेबी है, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने रूल्स जारी किए थे कि ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग के लिए आप डिस्क्लोजर करोगे। तो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2021 में सेबी ने गाइडलाइंस दी थी बीआरएसआर से रिलेटेड। 2025 के प्रीलिम्स में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और उन्होंने सेबी की जगह रिप्लेस कर दिया किसको? उन्होंने आरबीआई को रिप्लेस कर दिया, जहां तक मेरे को याद है क्वेश्चन। ओके, बीआरएसआर क्या है? ये दूसरे एग्जाम में भी पूछ सकता है। बीआरएसआर का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इन ए वेरी सिंपल सेंस, आप बिजनेस चला रहे हो, आपका बिजनेस है वो एनवायरमेंट के लिए कितना फ्रेंडली है। ठीक है, मतलब आप रिसोर्सेज के लिए कितना आप रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। इसी कंटेक्स्ट में एक और टर्म होता है ग्रीन वॉशिंग, जिसपे प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है? आपका प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, फिर भी आप क्लेम कर रहे हो कि इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, एक और चीज है इसमें, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बीआरएसआर क्या है? ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एक और ईएसजी फ्रेमवर्क है। ईएसजी का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ईएसजी का मतलब एज ए कंपनी आपकी एनवायरमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस वाले पार्ट को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं, जो कि एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर फॉर यूपीएससी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस पे, एक और टर्म है इसी से रिलेटेड मिलता जुलता टर्म है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कंपनीज एक्ट के थ्रू एक प्रोविजन है जो कि मैंडेटरी प्रोविजन है फॉर सर्टेन कंपनीज। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में आने की जरूरत पड़े। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। एनईपी के बारे में 2-3 चीजें बताई गई हैं। एनईपी क्या है? नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमारा टारगेट है कि हम हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो उसको 50% अचीव करेंगे 2035 तक, और जो स्कूल एजुकेशन है उसमें 100% ग्रोस एनरोलमेंट, यानी कि एनरोलमेंट 100% होगा। ओके, उसके बाद असेसमेंट, असेसमेंट यानी कि इवेल्युएशन के लिए, असेसमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है परख। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक इनिशिएटिव है डाइट। डाइट मतलब डाइट कोक वाला डाइट, याद रख लेना। टीचर्स को अपना वेट मैनेज करने के लिए डाइट कोक पीना पड़ता है, इसको ऐसे याद रख लेना। इसमें है क्या? डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नाम से ही पता चल गया, जब उसमें ट्रेनिंग आ गया तो ट्रेनिंग का मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक अपार आईडी है। अपार आईडी क्या है? देखो आप स्कूल में जाते हो, हर क्लास में आपका रोल नंबर चेंज होता है, ना आपको याद होता है ना स्कूल को याद होता है। तो इसके लिए सरकार क्या बोल रही है कि हम एक आपको परमानेंट रोल नंबर दे देते हैं, उसको अपार आईडी बोल दिया। एक ऐसा ही आभा आईडी है हेल्थ सेक्टर में, ABHA, आभा आईडी। ये किसके लिए है? हेल्थ सेक्टर के लिए है। जैसे हमारा यूनिक आधार कार्ड नंबर है, वैसे ही हेल्थ के कंटेक्स में आभा आईडी है, एजुकेशन स्कूल के कंटेक्स में अपार आईडी है। ये बस इतना ध्यान में रख लेना।
हायर एजुकेशन में 100% एफडीआई अलाउ किया है। क्यों किया है? बेसिकली हम चाहते हैं कि बाहर की इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा भी एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हो। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 हो गया है अभी। ओके, प्रोटीन कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, दैट्स ए गुड थिंग। रूरल में भी इंक्रीज हुआ, अर्बन में भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सरप्राइजिंग लगेगा थोड़ा सा, बट क्वाइट ऑब्वियस है, हमारा कैलोरीज कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है, दैट्स ओके, दैट्स गुड थिंग। बट रूरल में जो कैलोरी कंजम्पशन है वो लगभग है 2212 कैलोरी, और अर्बन में कैलोरी कंजम्पशन है दैट इज 2240, जबकि रूरल का लाइफस्टाइल है दैट इज मच हेक्टिक इन कंपैरिजन टू अर्बन वन। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा? इससे प्रॉब्लम आएगा ओबेसिटी का, इससे प्रॉब्लम आएगा लाइफस्टाइल डिजीज का। तो जब आप किसी भी ऐसे टॉपिक की बात करोगे, यू कैन कोट दिस डेटा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अर्बन एरियाज में इनकम होने की वजह से, इनकम इंक्रीज होने की वजह से उनका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। ऑन द अदर हैंड लाइफस्टाइल उनका सिडेंट्री है। सिडेंट्री मतलब बैठे रहना ऐसे मुंडी करके, उसको सिडेंट्री बोल रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ओबेसिटी होगा। ओबेसिटी होगा तो आपको हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इसी वजह से इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका बर्डन इंक्रीज हो गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो गया है, कार्डियक इश्यूज हो गए, ठीक है। ये सारे चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। थोड़ा और खींचेंगे बस। 12th पे आ गए हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, गेटिंग स्किलिंग राइट। दो इश्यूज है हमारे पास। एक इशू है जॉब्स नहीं है, इसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास उतनी नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, सर्विस उतना लेबर इंटेंसिव नहीं होता है, एग्रीकल्चर में उतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी इशू, मतलब एजुकेटेड यूथ है बट उसके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? जॉब्स जनरेट करनी है, वो तो एम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम के लिए, और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें स्किल सेट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है, दैट इज 56%। तो अगर आप देखोगे यहां से लगभग ये इंप्रूव हो रहा है। तो सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना 56%। अगर नहीं भी याद रहे 56%, इसको 55% याद रखना। क्यों बोल रहा हूं? उसमें से रफली 5% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। अब देखो, ये पूरा इशू मैं ऑलरेडी डिटेल में एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस भी कर चुका हूँ। मतलब लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन में कौन कौन आता है, एम्प्लॉयड कौन बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड क्या होता है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, प्रिंसिपल स्टेटस क्या है, यूजुअल स्टेटस क्या है, वीकली स्टेटस क्या है, वो एक बार आप पूरा वहां से देखेंगे। लेबर कोड के कंटेक्स्ट में 4 लेबर कोड हैं, पूरा डिटेल में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नथिंग न्यू इज देयर। हाँ, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इम्प्रूव हुआ है। पहले हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 23% था 17-18 में, जो कि लगभग 41.7%। दैट्स ए गुड थिंग। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि रूरल एरिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों हुआ है? क्योंकि रूरल एरिया में मेल है, उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मेल माइग्रेट कर रहा है। पीछे कौन बचा? फीमेल बची। तो फीमेल है वो खेती भी संभाल रही है, इसीलिए फीमेल का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में वो इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए उसको एक मतलब 2-4 बार द हिंदू में उससे रिलेटेड आर्टिकल भी आया है कि फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। बट फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कि यहाँ पे वुमेन के ऊपर डबल बर्डन है, जबकि प्रोडक्टिविटी में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं। ठीक, बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, हाँ, केयर इकोनॉमी का बेसिक मतलब समझो ना। जो सपोर्ट वर्क है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जैसे नर्सेज हैं, वो सबको केयर इकोनॉमी बोलते हैं। केयर इकोनॉमी में भी 2 पार्ट आते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। एक पेड पार्ट है, पेड पार्ट का जैसे फॉर एग्जांपल नर्सेज हैं उनको सैलरी मिलती है। एक होता है अनपेड पार्ट। अनपेड पार्ट का मतलब है, लेट्स से हमारे घर में हमारी मदर्स हैं वो खाना बना रही हैं, तो उनको सैलरी नहीं मिल रहा, ये अनपेड पार्ट है, ये जीडीपी में काउंट नहीं होता, ये जीडीपी में काउंट होता है। हाँ, स्किलिंग के लिए हम एक तो आईटीआई है, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से उनको अपग्रेड कर रहे हैं, और एक पीएम कौशल विकास योजना है हमारे लिए। हम्म इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज है, जस्ट ए सेकेंड। चैप्टर नंबर 13 रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप। मतलब रूरल एरिया में लोगों को हम एम्पावर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का एक पॉवर्टी लाइन है जिसको अपडेट किया गया है $3 पर डे, पर पर्सन पर डे। उसके हिसाब से, वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन के हिसाब से, हमारा जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है वो 5% से कम है,
दो डेटा ये जरूर ध्यान रखना, इजी वे टू रिमेंबर, इसमें 5.3% है, ये लास्ट वाला 3 को याद रख लेना, $3 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो सेकंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके हिसाब से रफली हमारा 14% है, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या है कि रफली 10 में से रफली 33% इंडिकेटर में आप डिप्राइव्ड हो, ठीक है। एक और चीज ध्यान में रखेंगे, अगर मैं वाटर फैसिलिटीज की बात करूं तो रफली 81% पॉपुलेशन के पास टैप वाटर है, जो ऑलरेडी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। रूरल एरिया में प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं थ्रू स्वामित्व स्कीम, और उसके बाद वुमेन को ड्रोन दिए जा रहे हैं जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, नहीं लास्ट आई थिंक 15th होगा, नेक्स्ट चैप्टर इज इवोल्यूशन ऑफ एआई इकोसिस्टम इन इंडिया। ये मेंस वाली क्लास में हमने कल परसों ही कवर किया है। एआई के लिए नीति आयोग का क्या अप्रोच है, एआई से रिलेटेड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या इशू है। इसमें सिंपल सेंस में आपको ये समझना है कि अगर हम एआई को यूटिलाइज कर पाए तो इट इज गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी फॉर अस, अगर हम अपने जो वर्कफोर्स है उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाए देन इट इज गोइंग टू बी ए थ्रेट फॉर अस, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कई डिलेमा है, ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब समझो, अगर मैं ये करता हूं तो ये वाली चीज छूट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं या फिर मैं अगर स्वीट्स खाता हूं तो मेरा एब्स नहीं दिखेगा। अगर मेरे को एब्स चाहिए तो मेरे को आइसक्रीम छोड़नी पड़ेगी। तो एब्स के लिए ट्रेड ऑफ है आइसक्रीम, और आइसक्रीम के लिए ट्रेड ऑफ है एब्स। पढ़ाई के लिए ट्रेड ऑफ है सोना, सोने के लिए ट्रेड ऑफ है पढ़ाई, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ आप ये करते हो तो ये वाला छूट जाएगा। अब इसमें कुछ ट्रेड ऑफ दिए हुए हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने आंसर में। जैसे अगर हमें चाहिए कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में अगर हम एडवांस बने, फ्रंटियर का मतलब जो क्वाइट एडवांस्ड, क्वाइट मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर हम फोकस करेंगे तो हम बेसिक वाली चीजों के सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर सारे रिसोर्स हम इस पे लगा देंगे। तो ट्रेड ऑफ क्या है कि हम फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पे काम करें अभी, या फिर हम जो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकता है। दूसरा ट्रेड ऑफ क्या है कि हम इसको स्केल करें, मास लेवल पे स्केल करें, या फिर अपना लेबर है उसको ट्रेन करें। तीसरा ट्रेड ऑफ क्या है कि हम इसको प्रोप्राइटरी बनाएं या फिर ओपन। इसका कहने का मतलब समझो, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है कि ये किसी कंपनी ने जनरेट किया है, वो पैसे चार्ज करेगी। ओपन का मतलब है गवर्नमेंट उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फिर एक एक ट्रेड ऑफ ये है कि रेगुलेशन, इसको अगर हम अभी इसको रेगुलेट करते हैं तो इनोवेशन के लिए बर्डन होगा, और अगर हम रेगुलेट नहीं करते हैं तो उसके मिसयूज का एक इशू होगा। इस चीज को हम कोलरिंज डिलेमा बोलते हैं, ये भी मैं करंट अफेयर्स वाले में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। ओके, ये एआई रेगुलेशन की बात हुई। फ्यूचर क्या करना क्या है, सिर्फ ये ध्यान में रखना 3W फ्रेमवर्क है। वर्कर को अपडेट करना है, वर्कफोर्स को अपडेट करना है, और वर्क को अपडेट करना है। मतलब वर्क का नेचर चेंज हो चुका है, इसलिए वर्कर को अपडेट करना है और पूरी वर्कफोर्स को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ये नीति आयोग का 3W फ्रेमवर्क है। फ्यूचर रेडी सिस्टम हमें बनाने हैं। ओके, लास्ट जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू डेटा सेंटर। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े रखने के लिए अलमीरा है, डेटा रखने के लिए सर्वर्स होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं। डेटा सेंटर में सर्वर्स हैं। अभी हमारे पास उतने डेटा सेंटर नहीं है, तो लेट्स से हमारा जो इतनी बड़ी कंट्री है उसका डेटा जनरेट हो रहा है, वो दूसरी कंट्रीज में सर्वर्स पे स्टोर हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है हमारा जो सेंसिटिव डेटा है उसको इंडिया में ही स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है? बिकॉज इट इज सेंसिटिव डेटा, हमारा डेटा है, हमारे यहाँ पर ही स्टोर होना चाहिए, क्योंकि कल को डेटा लीक हुआ तो हमारी अथॉरिटीज का वहां पे पहुंच नहीं बन पाएगा, ठीक। इस चीज को बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब लोकल बाउंड्रीज में ही डेटा को स्टोर करना। एक BN श्री कृष्णा कमेटी है, उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दिया था रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया का अप्रोच है कि डेटा इंडिया में स्टोर करो, बट स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर भी होने चाहिए। तो 2026 का जो बजट है उसमें भी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है कि आप इंडिया में डेटा सेंटर सेटअप करो, हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ये पूरा इश्यू है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं। कंट्रीज लाइक यूएस है, वो बोलती है फ्री फ्लो ऑफ डेटा। EU US इनका है ये अप्रोच, हमारा अप्रोच है ये डेटा लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब इंडिया में स्टोर करना है। हमारे पास लगभग 1 बिलियन कनेक्टेड पीपल है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड पीपल है। इसका डेटा जब जनरेट होगा तो बहुत बड़ा डेटा है। ये डेटा हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखो, हम अपना AI मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करने का मतलब उसको बहुत सारा डेटा दिखाना पड़ेगा कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। अगर हमारा खुद का डेटा होगा तो हम उसको आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। तो इसीलिए डेटा लोकलाइजेशन है वो जरूरी है, हमारी नीड है।
उस डेटा लोकलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देगी। तो हम क्या क्या इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं कि हम आपको सब टाइप की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्यों हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? क्योंकि कल को अगर हम अपना एलएलएम बनाएंगे तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेटा सेट चाहिए। एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं एआई वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में। लास्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझेंगे। देखो इंडिया में जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है वो कम है। इसका मतलब समझो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब मेरे पास ये एरिया है, इसमें मैं कितना ऊंचा बिल्डिंग बना सकता हूं। प्रॉब्लम समझेंगे पहले। ये मेरा एरिया है, अर्बन एरिया, इसमें मैं कितना ऊंचा बिल्डिंग बना सकता हूं। अगर मेरा एफएसआई कम होगा तो मैं ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना पाऊंगा, ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? क्योंकि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, लैंड हमारे पास ऑलरेडी स्कार्स है, हमारा एफएसआई दुनिया से कम है, मतलब हमने उतनी ऊंची बिल्डिंग अलाउ नहीं करके रखी, मतलब अर्बन एरिया में हम लैंड को उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है? इंक्रीज एफएसआई एट ए स्केल अक्रॉस सिटीज। देखो किसी सिटी में, जैसे थाने में ये एफएसआई का रेशियो 1 है, और सिटीज लाइक मतलब कंट्रीज लाइक सिंगापुर में ये 25 है, मतलब इतनी ही लैंड में हम इसको एक सिंप्लीफाइड सेंस में इस पे हम एक मंजिल मकान बना रहे हैं, उसी में उतनी ही लैंड में वो 25 मंजिल बना रहे हैं। टेक्निकली सही नहीं है ये बात, बट आपको समझाने के लिए कि हम अपनी लैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। देखो ये इंडिया की सिटीज का एफएसआई है, ये दुनिया की अलग अलग कंट्रीज का एफएसआई है, तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जमीन है बट हम उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर रहे। सो दैट इज व्हाई द इकोनॉमिक सर्वे हैज गिवन दिस रिकमेंडेशन, अनलॉकिंग लैंड प्रोडक्टिविटी विल हेल्प रिड्यूस अर्बन स्प्रॉल। कहने का मतलब हमारे पास जमीन ऑलरेडी कम है तो हम उसको और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए ना, हम तो अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं इस केस में। ठीक है, इसके बाद इंप्रूविंग लैंड टाइटल, ये पॉलिटी वाले सेक्शन में मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम क्या है, कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम क्या है, एक बार वहां से देखेंगे। ओके, एंड एक लास्ट चीज और है बस यहाँ पे, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये पुराना टर्म है बट ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखो ये यहाँ पे आपने एक मेट्रो नेटवर्क बना दिया, तो इसके आसपास में ही सब चीजें बना दो ना, जिससे ज्यादा लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े और उनको इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के आसपास में ही सब फैसिलिटी मिले, स्कूल, हॉस्पिटल, वर्क प्लेस सब इसी के आसपास बना दो। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट, मतलब ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। एफएसआई का एक बार वो देख लो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द मैक्सिमम परमिशेबल रेशियो बिल्डिंग्स टोटल बिल्ट अप एरिया टू इट्स ग्रोस प्लॉट साइज। अगर प्लॉट 10 बाई 10 का है तो उसमें हम टोटल बिल्डअप एरिया कितना अलाउ करेंगे? जितना ज्यादा बिल्डअप एरिया अलाउ करेंगे उतना ही हम उस लैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। दैट्स ए गुड थिंग। बट इश्यू क्या है? इश्यू है सेफ्टी वाला, है ना। तो अगर उस रूल को हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो पहले हमें जो बिल्डिंग कोड है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब अगर किसी का कोई डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। अरे आप लोग क्यों चुप हो गए? बोला तो मैंने है। मेंस के लिए जो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपके हर टॉपिक में ही कवर होगा। ये आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है, आपको इसमें नोट्स नहीं बनाना है मेंस के लिए। मेंस का जब करंट अफेयर्स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सेंस में, जब हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात कर चुके हैं तो उसमें ये सारे इश्यूज बात कर चुके हैं। जब हम एनर्जी वाले सेक्टर की बात कर चुके हैं तो उसमें ये सारे इश्यूज की बात कर चुके हैं। नया इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको अलग से लिखना है। एक सेकेंड, चैप्टर बाय चैप्टर एक नहीं, इसमें आपको इससे ज्यादा कुछ और करना नहीं है। जो करना पड़ेगा मैं वो अलग से बता दूंगा आपको। प्रीलिम्स के लिए ऑफ कोर्स आप इसको डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, मेंस के लिए आपको नहीं पढ़ना है, वो मेरा हेडेक है। अभी मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको ब्रॉडर ओवरव्यू मिला कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज हैं, बेसिक आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली। ऑलरेडी डेटा आपके नोट्स में करवा चुका हूं बेटा मैं, आप कितना अपडेट करोगे उसको? इसमें से आपको कौन सा नया डेटा पता चला है? सब चीजें ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं ना।
टैक्स टू जीडीपी रेशियो है लगभग हमारा 11%, वो कितने साल से उतना ही चल रहा है। आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एज सच एक्सप्लिसिटली पूरा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जैसे ट्रेड वेपनाइजेशन है, वो आज की चीज नहीं है। हाँ, अगर आपने 2025 वाला मेरा बजट या सर्वे देखा है तो मोर और लेस वही चीजें हैं। ये इश्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलते रहते हैं। जैसे जो मेंस वाले बैच के जो कंप्लीट मेंस वाले बैच के पार्ट है, आई डोंट थिंक सो उनको कुछ नया ऐसा टर्म पता चला होगा। ये ट्रेंड्स जरूर पता चले होंगे, बाकी तो सब चीजें ऑलरेडी आपकी क्लास में डिस्कस हो चुका है कुछ ऐसा जो आपको अभी पता चला हो। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी वाला है, वो हम पूरा इशू डिस्कस कर चुके हैं, क्यों हम न्यूक्लियर पे स्विच हो रहे हैं, शांति एक्ट है वो क्या है ना। तो पॉइंट इज कि आपको इसमें से कुछ करना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और इससे आपको एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि आप बाकी से कितना आगे हो। यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दोज इश्यूज जो इसमें डिस्कस्ड हैं। एक बार आप मतलब एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, सब मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे। 99% जो चीजें हैं वो जो जो टॉपिक से रिलेटेड है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वेपनाइजेशन की बात है, हम ऑलरेडी आईआर में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से स्पेस वाले सेक्टर की बात है, कमर्शियलाइजेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेट्स से न्यूक्लियर एनर्जी की क्लियर वाले में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी का भी कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। एक और चीज है, अगर आप लोगों को पहले विजिबल नहीं हो रहा था, आपके जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनके फोल्डर में मैंने इकोनॉमी का प्रीलिम्स वाला कंटेंट भी डलवा दिया है पूरा, तो एक बार देख लेंगे अगर आपने पहले से प्रीलिम्स नहीं किया हुआ है तो। हाँ, ट्रेंड्स तो हर बार नहीं होंगे ही। हाँ, किसी भी चीज का एक्सपोर्ट में सरप्लस है, गुड ही होगा हमेशा। दैट्स ए शोज ऑफ डॉलर फॉर अस। हमारे लिए तो डॉलर इनफ्लो है ना वो। यहां से आपको एक्चुअली दो चीजें समझ में आएंगी। इंडेक्स वगैरह नेशनल मीन्स के लिए क्यों कवर करेंगे? ऐसे इंडेक्स एक्ट थोड़े कवर करते हैं, जो इश्यू स्पेसिफिक कवर होगा ना। नहीं, वो इश्यू स्पेसिफिक है तो उसके लिए आपको एक सिंगल वीडियो दे दिया है। देखो वो आपको प्रीलिम्स वाला पार्ट है, वो टेक्निकली आपका। हाँ हाँ, एफएसआई का मतलब देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये मेरा प्रॉपर्टी है, इतना जमीन है, इस जमीन पे, ये जमीन है, इस जमीन पे मैं अभी इतना ही बिल्डिंग बना पा रहा हूँ, इतना बिल्डिंग। तो मैंने जमीन का मान लेते हैं 10 बाई 10 का बिल्डिंग है, उस पे एक ही फ्लोर बनाया, तो कितना 100 स्क्वायर फीट एरिया यूज कर पाया। अगर मैं उसी पे 4 मंजिला बना पाऊंगा तो 400 स्क्वायर फीट एरिया यूज कर पाऊंगा। तो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि आपने सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का परमिशन दिया है, अगर हम इसका परमिशन बढ़ा देंगे तो इसमें 4 मंजिला बना सकते हैं। उतनी ही जमीन पे हम 4 बिल्डिंग बना, मतलब 4 मंजिला अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो जमीन का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। नाउ इट इज क्लियर। मतलब बाकी कंट्रीज अलाउ कर रही हैं, हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। उतनी जमीन पे ज्यादा ऊंचा मंजिल हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। नाउ इट इज क्लियर। और किसी का कोई डाउट? ओके, देन पढ़ो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मींस, हाँ हाँ, अभी लिमिटेड है और सर्वे बोल रहा है कि इसको इंक्रीज करना चाहिए सेफ्टी पर्पज से। एक्चुअली बिल्डिंग कोड के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि ज्यादा ऊंची बिल्डिंग का मतलब क्या है, देखो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जो एरिया सिस्मिक जोन में है वहां पे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग का मतलब है कि ज्यादा रिस्क होगा। और भी बहुत सारे कारण हैं, ये पुराने टाइम की लिमिट सेट की हुई है तो उसको अपडेट करना जरूरी है। और राहुल आपका डाउट क्या था, एक बार फिर लिखो, वो ऊपर चला गया। सर कैन वी से दैट देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन? अरे ब्रेन ड्रेन का देखो, एक्चुअली उसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा ना कि इंसान को जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो वहां पे जाएगा। तो हम इसको ब्रेन ड्रेन ना बोल के हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। ब्रेन ड्रेन इज ए कॉन्सिक्वेंस।
है ना। तो हम कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करने के बजाय व्हाई नॉट वी फोकस ऑन द रूट प्रॉब्लम, कि हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट सुधारेंगे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन का माहौल सुधारेंगे, तो जो लोग बाहर जा रहे हैं वो यहीं पे काम करने लग जाएंगे। वो तो हमेशा ही रहेगा ना ह्यूमन, मतलब अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो पीपल आर गोइंग टू, हमारे जैसा बड़ा कंट्री है तो देर विल बी पीपल। उसको जल्दी से कैसे रिवाइज करें, सारा देखना पड़ेगा, सारा देखना पड़ेगा। और उसको एक काम करेंगे, देखो रिवीजन के लिए हमेशा एक काम करो, नोटबुक खोलो, 2x की स्पीड पे वीडियो प्ले करो, आधे घंटे में आपका, 30 मिनट में आपका एक लेक्चर खत्म हो जाएगा लगभग। तो मतलब फर्स्ट राउंड के रिवीजन के लिए लगभग 30 घंटे हैं, ये 30 घंटे में आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों एक साथ ही खत्म हो जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो 30 घंटे में कोई सब्जेक्ट है खत्म हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, उतना बड़ा मतलब इशू नहीं है ना। और किसी का कोई डाउट, क्योंकि अभी मेरा गला पूरा जाम हो चुका है, तो अगर आपका डाउट है तो मैं रिस्पॉन्ड करूं, अदरवाइज लेट्स एंड दिस सेशन। ओके, गुड नाइट एवरीवन।